होने के बाद में ट्रांसमिशन होता है, उसके बाद कौन सा स्टेज आता है? डिस्ट्रीब्यूशन का। इसका मतलब पावर सप्लाई कंपनी का जो टर्मिनल है वहां से आपके घर तक जो कनेक्शन आता है और उसके आगे आपके घर में आप या किसी भी लोकेशन में किसी भी जगह को आप ले लीजिए, चाहे हॉस्पिटल्स हो, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हो, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो, वहां पे मेन जहाँ पे सप्लाई आता है जिसे हम रिसेप्शन कहेंगे, वहां से लेके पूरे एरिया में, पूरे प्रीमाइसिस में जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, उसको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। वहाँ पे किन चीज़ों का ख़्याल रखा जाता है और क्या इम्पोर्टेंट है। रिसेप्शन ऑफ मेन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन। रिसेप्शन कहाँ पे कहेंगे? जहाँ पे पावर सप्लाई कंपनी आपको सप्लाई देती है, वो पॉइंट शुरू होता है। वहाँ पे क्या लगा होता है? वहाँ पे प्रोटेक्टेड डिवाइस पावर सप्लाई कंपनी की तरफ से, या फिर वो सर्किट ब्रेकर हो, आइसोलेटर हो या अदर प्रोटेक्टेड डिवाइस हो, फ्यूज़ हो, तो वो कट आउट पॉइंट जो आता है वहाँ तक जो होता है वो उसको रिसेप्शन कहेंगे, उस पॉइंट को, जिसको गेटवे भी कह सकते हैं। तो वहाँ पे आई रूल्स मस्ट बी फॉलोड। तो क्या कुछ आई रूल्स, ये हर बार हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ आई रूल्स एडप्ट करते रहेंगे। ये लिखा है न्यूट्रल शुड बी ऑफ कंटिन्यूअस विदाउट एनी ब्रेक। आई 32/2 रूल है, वो ऐसा कह रहा है कि आप जब भी न्यूट्रल लगाओ तो न्यूट्रल के इलेक्ट्रिफिकेशन में आपको कंटिन्यूअस वायर लेना है और आपको न्यूट्रल कहीं पे ज्वाइंट नहीं करना है, दो डिफरेंट वायर को कनेक्शन करके नहीं बनाना है। तो वहां पे कोई ब्रेकेज नहीं होना चाहिए, कहीं पे टूटा हुआ भी नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्टिव डिवाइस का लिखा है आयरन क्लेड या मेटल क्लेड आपकी स्विच होनी चाहिए जिससे उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल पाए। द लोकेशन ऑफ मेन स्विच शुड बी लोकेटेड नियर एंट्री ऑफ द सप्लाई। आपके घर की जो मेन स्विच है वो सप्लाई के स्टार्टिंग पॉइंट के पास होनी चाहिए जिससे आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। और आप नहीं हो तो दूसरा बंदा भी है जो वहाँ पे अवेलेबल है, जो कंज्यूमर है वो उसको पता होना चाहिए कहाँ से मेन स्विच है, तो मैं उसको ऑफ करके सप्लाई ऑफ कर दूं। और कुछ मेंटेनेंस करना है, कुछ इंस्पेक्शन करना है तो वो हो पाए, कुछ मॉडिफिकेशन भी आपको करना है, तो वो सारी चीजें आपको सप्लाई टर्न ऑफ करके करनी है। ये नॉर्मल डायग्राम है, ये हमने लास्ट टाइम डायग्राम में बताया था, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किस प्रकार के वायरिंग डायग्राम हो सकते हैं। मान लीजिए ये इनकमिंग केबल है, जो पावर सप्लाई कंपनी वाले का जो पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट वहां से आ रहा है। वहां से सप्लाई अथॉरिटी कटआउट जो आएगा वो पावर सप्लाई कट अथॉरिटी का होगा। वहां पे फेज के लिए फ्यूज होगा और न्यूट्रल वाले के लिए न्यूट्रल लिंक होगी। ये एनक्लोजर में होगा दोस्तों। इससे आगे फेज न्यूट्रल आपको मिलेंगे, वो एनर्जी मीटर में आएंगे। एनर्जी मीटर से आपको आपकी जो प्री प्रोटेक्टेड डिवाइस है, यहाँ पे कंज्यूमर SFU लिखा है, स्विच फ्यूज प्रोटेक्शन। आपकी कोई भी प्रोटेक्टेड डिवाइस आप यहाँ पे लगा सकते हो। उससे आगे जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। और मान लीजिए ये आपका लाइटिंग लोड है, तो ये आपका देखे, ये आपका न्यूट्रल लग गया हर पॉइंट में। और एक आपका फ्यूज है, वहां से फ्यूज से स्विच थ्रू आपका हर पॉइंट को कंट्रोल करना हो गया। तो ये आपका नॉर्मल डायग्राम हुआ, नॉर्मल वायरिंग डायग्राम। और अगर आपकी पावर सब सर्किट है या कुछ भी सर्किट है तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक कंसेप्ट है। पावर सप्लाई कंपनी के कटआउट से लेके आपके लोड तक जो भी कनेक्शन आता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। थ्री फेज सप्लाई सिस्टम, ये क्या होता है कि सिंगल फेज एक पॉइंट तक होता है कि आपके 6 किलोवाट तक अगर लोड है तो वो सिंगल फेज रहेगा। लेकिन अगर आपका 6 किलोवाट से ज्यादा लोड है तो इट शुड बी थ्री फेज, वहां पे आपको सिंगल फेज नहीं लेना है। तो ये जो थ्री फेज है, वहां पे 3 वायर और एक न्यूट्रल रहेंगे। जो 3 वायर होते हैं हमारे, वो होते हैं RY और B। RY और B वायर हमारे 3 वायर होते हैं, रेड, येलो और ब्लू। इसका एक नॉर्मल डायग्राम देखते हैं दोस्तों। ये आपका जो पावर सप्लाई कंपनी का जो अथॉरिटी का कटआउट था, वो कटआउट हमारा यहाँ पे थ्री फेज के लिए आएगा। इसका मतलब वहां पे 3 फ्यूज और एक न्यूट्रल लिंक आएगी। उसके बाद आपका एनर्जी मीटर, ये एनर्जी मीटर थ्री फेज एनर्जी मीटर होगा दोस्तों। और उसके बाद में आपका थ्री फेज प्रोटेक्टिव डिवाइस लगता है। और इसके बाद में एक चीज है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। इसका मतलब आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है और यहीं से आपको सिंगल फेज और थ्री फेज का कनेक्शन लेना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे फेज न्यूट्रल
दे दिया, RYB फेज दे दिया और न्यूट्रल दे दिया, और इसके आगे 3 फेज लोड है और सिंगल फेज, तो ये सेम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से मैं दोनों को कनेक्ट करूंगा। सिंगल फेज के लिए किसी भी फेज में लेके करना है कनेक्ट, लेकिन ये सिर्फ डायग्राम के लिए है। जहाँ पे आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आता है वहाँ पे तीनों फेज में लोड बैलेंस होना जरूरी है। मान लीजिए आपका लोड 90 एम्पियर है, तो 30 एम्पियर हर फेज पे आपको बैलेंस करना है। इसका मतलब आप पावर रेटिंग भी ले सकते हो और आप करंट रेटिंग भी ले सकते हो, और 3 फेज के लिए आपको यहीं से कनेक्शन लेना है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में बाइफरकेशन नहीं होता है। तो बाइफरकेशन करने के लिए आपको डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लेना है। तो यहाँ पे एनर्जी मीटर से आ गया, एनर्जी मीटर से आ गया आपका प्रोटेक्टिव डिवाइस आ गया, फिर आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और फिर एक 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने सिर्फ आर फेज और वाई फेज बताए हैं, बी फेज भी होगा, लेकिन मैंने डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग के लिए बताए हैं। तो ये 3 फेज में दे दिया, और यहाँ से मैंने सिंगल फेज में, आर फेज में और वाई फेज में दे दिया। अब अगर बी फेज का डायग्राम में है तो वो भी आप एड कर सकते हो, और आगे से आप लोड कनेक्ट कर सकते हो। ये चीज का फायदा क्या है दोस्तों, आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आइडेंटिफाई हो जाएगा कौन सा सिंगल फेज है और कौन सा 3 फेज है, जिससे आपको उसके ऑपरेशन में और मेंटेनेंस में इजी रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ टोटल लोड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए कई बार आपको पूछते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आपका टोटल लोड गिन लीजिए। तो एक ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट दोस्तों उसको एमोनिया प्रिंट भी कहते थे पहले के वक्त, क्योंकि पहले एमोनिया केमिकल से प्रिंट होता था, उसका कलर ब्लू होता था। तो ब्लूप्रिंट और एमोनिया प्रिंट एक ही है। अभी तो ऑटोकेड में डायग्राम बनते हैं और सारे प्रिंटेड मटेरियल आते हैं, तो उसको एमोनिया प्रिंट हम नहीं कहेंगे, ब्लूप्रिंट कहते हैं पहले से, इस वजह से ब्लूप्रिंट कहेंगे। तो वो हर फ्लोर के लिए आपको प्रिपेयर करना है। ब्लूप्रिंट में क्या आता है, आपका प्रीमाइसिस कौन सा है, आपके प्रीमाइसिस का एरिया क्या है, आपके प्रीमाइसिस में कितने सेगमेंट हैं, कहाँ पे कौन कौन सा फिटिंग लग रहा है, कहाँ पे स्विच बोर्ड आएगा, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आएगा, ये सारी चीजें आपको डायग्राम से पता चल जाएगी। तो वो ब्लूप्रिंट में से आप काफी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। और हर फ्लोर के लिए आप अगर ब्लूप्रिंट आपके पास रेडी है, तो आप इंडिविजुअल रूम का भी लोड गिन सकते हो, टोटल फ्लोर का भी लोड गिन सकते हो, टोटल बिल्डिंग का भी लोड गिन सकते हो। तो इसी प्रकार आपको टेबल बनाना होता है लोड गिनने के लिए, और सारे फ्लोर वाइज टोटल आपको लोड मिल जाएगा। इसका मतलब सारी बिल्डिंग का आपको लोड मिल जाएगा। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, आप पूरी बिल्डिंग के लिए लाइटिंग और पावर सब सर्किट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, कैसे लाइटिंग सब सर्किट बनेगी, कैसे पावर सब सर्किट बनेगी। स्कोप ऑफ फ्यूचर लोड हमेशा रखना है। सब सर्किट जब भी आप बनाओ, आपको पता है लाइटिंग लोड के लिए 800 वॉट और 8 टू 10 पॉइंट है, लेकिन आप फ्यूचर लोड अगर अज्यूम करोगे तो आप 6 पॉइंट पे भी बना सकते हो। आप हर रूम की अलग सब सर्किट भी बना सकते हो। तो स्टेप्स फॉर एस्टिमेशन, आपको अगर किसी बिल्डिंग का लोड एस्टिमेट करना है और टोटल उसका एसओआर बनाना है, तो आप कौन कौन सी चीजें करोगे। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको पता है कि किसी भी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के वहां पे पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा होंगे। तो टोटल लोड गिनने के लिए हमको पहले ब्लू प्रिंट लेना पड़ेगा। ब्लू प्रिंट लेके आप फ्लोर वाइज कैलकुलेट करोगे, फिर जितने फ्लोर होंगे इतना एड अप कर लोगे। अगर सेम डिजाइन है, अगर अलग डिजाइन है, तो हर फ्लोर के लोड को आप ऐड करके टेबुलर फॉर्म में रखोगे, और फिर आपका टोटल लोड आप गिन लोगे। उसके हिसाब से आपको मेन स्विच का साइज पता चलेगा। तो आप गिनोगे कि भाई ये इसमें से सिंगल फेज लोड कितना है, 3 फेज लोड कितना है, और कितनी सब सर्किट बनेगी वो भी आप यहाँ से गिनोगे, और आप वायरिंग डायग्राम भी डिजाइन कर पाओगे। तो ये सारी चीजें स्टेप वाइज होती है। शुरू कहाँ से होता है, ब्लूप्रिंट से होता है, और एस्टिमेट में आके फाइनल एग्जीक्यूशन में खत्म होता है। एसओआर इज प्रीपेड फॉर वायरिंग डायग्राम। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है वो देखते हैं। साइज ऑफ केबल और मेन स्विच हम गिन सकते हैं। अगर हमको बिल्डिंग का लोड पता चल गया, तो 3 फेज लोड है तो P इज इक्वल टू रूट 3 BI cos 5 फॉर्मूला लगाएंगे, और हम करंट रेटिंग हमको मिलेगा, और उससे डबल कैपेसिटी का केबल लेंगे, और उससे स्विच मेन स्विच का भी पता चलेगा, मेन स्विच का रेटिंग कौन सा है, किस प्रकार की मेन स्विच आपको लगानी है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के वायरिंग का आपको पता चलेगा। आप वायर की साइज और लेंथ वगैरह गिन सकते हो, कितने फेस वायर, अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर, किस प्रकार की रेटिंग के आएंगे, कितने मीटर का आएगा, कितनी कॉइल का कंजम्पशन होगा, वो आप यहाँ पे गिन सकते हो। कंड्यूट रिक्वायरमेंट और साइज, आप कंड्यूट की साइज भी गिन सकते हो। कंड्यूट 19 mm कंड्यूट होता है,
19 mm कंड्यूट हम जनरली डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, और आपकी अगर ज्यादा केबल कहीं से पास करने हैं तो आपको हायर रेटिंग का 31 mm या उससे हायर का कंड्यूट आपको लेना है। कई जगह हम लोग मेटल कंड्यूट लेते हैं, कई जगह पीवीसी कंड्यूट लेते हैं। तो आपको ये सारी चीजें मिल जाती है, फिर आप मटेरियल कॉस्ट बनाओगे और उसका टेबल टेबुलर फॉर्म में करोगे, और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आपको पता चलेगा, मेन स्विच आपको पता चलेगी कितनी रेटिंग की है, ओवरहेड चार्जेस आपको पता चलेगा, और लेबर कॉस्ट पता चलेगा। तो ये सारी चीजें आपको जब आप किसी जगह का, किसी प्रीमाइसेस का, किसी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का, किसी हॉस्पिटल का, या किसी भी जगह का आप एस्टिमेट कर रहे हो इलेक्ट्रिफिकेशन का, तो आपके लिए ये जरूरी है। अभी केस स्टडी देखेंगे। ये हम मैंने ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है। केस स्टडी में एक प्रीवियस वीडियो में हमने एक देखा है। तो प्रीवियस वीडियो में एक ये चीज थी कि एक मैंने हॉस्टल का डायग्राम लिया था, और उस हॉस्टल के डायग्राम में मैंने आपको बताया था किस प्रकार आपको गिनना है। मैं 2 मिनट का यहाँ पे ओके दोस्तों, यहाँ पे एक कॉल था, इस वजह से मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया था। मैं आपको यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि एक मान लीजिए आपको कोई एरिया दिया गया है, तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिफिकेशन का एस्टिमेट निकालना है, जिसे शेड्यूल ऑफ रेट कहा जाता है। तो उसका एक एग्जांपल मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी दे दिया है। तो आप वो वीडियो हॉस्टल SOR करके लिखोगे तो आपको मिलेगा। ये इसका डिटेल्स है, तो ये डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और ये इसका डायग्राम है, आप यहाँ पे देखिए, ये सारा डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे किस प्रकार का फिटिंग है, कहाँ पे स्विच बोर्ड है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, और कहाँ से क्या डिस्टेंस है, और जो डेटा यहाँ पे नहीं है वो आप अज्यूम करोगे। तो ये सारा आप इलेक्ट्रिफिकेशन का और डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल है। तो ये आपको नेक्स्ट जो वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की है, आप उसको देखिए तो आपको पता चलेगा। अभी एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रूवल ऑफ फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर फ्रॉम हाई राइज मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। तो ये चीज है कि एक रूल है हमारा। बेसिकली ये आई रूल्स 9010 और 9056 के अकॉर्डिंग होता है। तो 9010 और 9056 के अकॉर्डिंगली आपको ये वेरीफाई करना होता है कि इलेक्ट्रिक आपका जो वायरिंग है वो आई रूल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो उसकी एक प्रोसीजर है, मैं यहाँ पे आपको प्रोसीजर बताऊंगा। तो वो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर आता है, वो करता है। तो ये आई रूल्स 50A के अकॉर्डिंगली किसी भी प्रीमाइसिस को कमर्शियल आप ले रहे हो या ऑफिस पर्पस के लिए, तो आपको इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की परमिशन जरूरी है। तो आपको क्या करना है वो मैं प्रोसीजर यहाँ पे बताता हूँ। एक आपको टेस्ट रिपोर्ट बनना होता है कि आपका ये लोड है। टेस्ट रिपोर्ट हमने ऑलरेडी अलग
ईबीसी की जो वीडियो थी उसमें देखा है टेस्ट रिपोर्ट कैसा होता है, उसका फॉर्म कैसा होता है, उसमें क्या डेटा भरना होता है। तो आपका बेसिकली लोड वहाँ पे गिन के आपको बताना होता है मेरा इतना लोड है और मेरा इतना किलोवाट का डिमांड है। तो आप ये पूरा फॉर्मेट भर के आपका कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अप्रूव कॉन्ट्रैक्टर होगा, वो आपकी पावर सप्लाई कंपनी को फॉर्म सबमिट करेगा। और फॉर्म सबमिट वो साइन करके फॉर्म सबमिट करेगा और फॉर्म सबमिट करने के बाद में उसके साथ में आपके लोड के अकॉर्डिंगली फीस होती है। जैसे कि हमारा जो उत्तर गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड है वहाँ पे 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट सबका एक स्पेसिफाइड फिक्स चार्जेस विद इंस्पेक्शन चार्जेस होता है। तो वो कॉस्ट करीबन 6,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की 5 किलोवाट तक है। तो ये चीज़ आपको फिल करनी है और फीस के साथ में आपको आपका कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे सबमिट कर देगा। तो वो आपकी पावर सप्लाई कंपनी वो फॉर्म के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को विथ हेल्पर आपके यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के साथ में भेजेगी। तो वो आपका पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन चेक करेगा। क्या चेक करेगा वो? कि आपका इलेक्ट्रिफिकेशन आईरूल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं? आपने 5 किलोवाट से ज़्यादा लोड है, तो आपने ईएलसीबी लगाया है या नहीं? आपका अर्थिंग प्रॉपर है या नहीं? आपने अगर ईएलसीबी आपका है या नहीं, या फिर आपके जो भी लोड है वो आपने माँगा है उतना ही है या उससे ज़्यादा है? और आपके इलेक्ट्रिफिकेशन में कहीं से भी लीकेज तो नहीं हो रहा है? अर्थ लीकेज इज़ द सेंसिटिव मैटर। वो आपका फेज टू न्यूट्रल, फेज टू अर्थ सारे अर्थ लीकेज टेस्ट करेगा और अगर वो प्रॉपर होगा तभी वो सर्टिफिकेट देगा। वो देगा सर्टिफिकेट सबमिट करेगा पावर सप्लाई कंपनी को और फिर पावर सप्लाई कंपनी उसके अकॉर्डिंगली आपको अप्रूवल देगी। तो ये प्रोसीजर है। किसी भी कमर्शियल प्रीमाइसेस को यूज में लेने से पहले आपको उसको इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के पास अप्रूव कराना पड़ता है। और एक्चुअली रूल तो ये कहता है कि आफ्टर 5 इयर्स आपको वापस उसको रिन्यू करना है, लेकिन ये जनरली प्रैक्टिस में होता नहीं है। लोड कैलकुलेशन फॉर लिफ्ट वन एक्सकलेटर एंड एयर कंडीशनर। देखिए दोस्तों, या ये जो टॉपिक है ये कुछ ज्यादा सिंपल टॉपिक है। ये ऐसा कहना चाह रहा है कि मान लीजिए आपका घर का लोड आज है 2 किलोवाट और आप 1.5 टन का एक एसी ले रहे हो, तो आपका टोटल लोड 2 प्लस 1.5 3.5 किलोवाट हो जाएगा। तो आप जेबी से 1.5 किलोवाट का ज्यादा सप्लाई मांगोगे इंक्रीजिंग पावर। तो वो उसको वापस आपको टेस्ट रिपोर्ट बनना है और वापस भर के इंक्रीजिंग पावर का आपको अर्जी देना है। तो एनर्जी डिमांड आप बढ़ाओगे, तो एनर्जी डिमांड बढ़ाने के बाद में वही इंस्पेक्शन होगा और फिर अप्रूवल मिलता है। तो लेकिन ये एक मकान के लिए, मान लीजिए कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वहां पे आपको एसी के लिए लोड बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाओगे? तो वो हम देखते हैं। आपके सिलेबस में एयर कंडीशनर और लिफ्ट के रिगार्डिंग टॉपिक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एयर कंडीशनर है, तो एयर कंडीशनर में दोस्तों हमको एयर कंडीशनर के टाइप पता है। एक विंडो होता है तो उसमें एसीडीपी लगता है, 32 एम्पियर का आता है। विंडोज ये बहुत रेयर यूज होते हैं। दूसरा होता है स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी अभी ज्यादातर यूज होते हैं डोमेस्टिक पर्पज के लिए। हम लोग स्प्लिट एसी ऑफिस में लगते हैं। तो ये सारे हम लोग 32 एम्पियर की वहाँ पे स्विच लगाते हैं। और सेंट्रल एसी जहाँ पे सेमिनार हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, किसी मॉल को ले लीजिए, किसी आप टाउन हॉल को ले लीजिए, तो ऐसी बड़ी जगहों पर सेंट्रल एसी काफी रिलीजियस प्लेसेस में भी अभी सेंट्रल एसी लगते हैं। तो ये चीजें आपकी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, तो ये एसी के लोड है, तो ये एसी के अकॉर्डिंगली आपको लोड डिमांड बढ़ानी होती है। तो मान लीजिए कि आपके 24 फ्लैट्स है, वहां पे 1.5 टन का आपको हर रूम में एसी लगाना है। तो लोड डिमांड हम किससे गिनेंगे? लोड डिमांड हम गिनेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 2000। जैसे वैसे के 1.5 टन का 1380 किलो वाट होता है जनरली, लेकिन मैं राउंड फिगर करके 2000 किलोवाट कर रहा हूँ, 2000 वाट कर रहा हूँ। तो 24 मकान है, 2000 वाट एक एसी का, तो 48,000 48 किलोवाट आपका लोड बढ़ेगा। तो मान लीजिए आपकी बिल्डिंग में एग्जिस्टिंग लोड 60 किलोवाट है, तो आपको 48 किलोवाट का लोड डिमांड इंक्रीज करना होगा। तो टोटल लोड आपका हो जाए 108 किलोवाट। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। जब भी आपको लोड इंक्रीज करना है, तो आप क्या चीज लगाने वाले हो उसके अकॉर्डिंगली आपको इंक्रीज करना है। इसी प्रकार लिफ्ट का भी दोस्तों, लिफ्ट में पता है आपको कि 3 फेज वाटर लगती है और लिफ्ट काफी टाइप की लिफ्ट होती है। वो हम आप इलेक्ट्रिफिकेशन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स वाले वीडियो में देखोगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिफ्ट। 3 फेज स्लीपिंग इंडक्शन वाटर जनरली यूज होती है। उसके रेटिंग के अकॉर्डिंगली हमको देखना पड़ता है क्या पॉपुलेशन कितनी है, लिफ्ट का यूसेज कितना है, इसी प्रकार नंबर ऑफ लिफ्ट डिसाइड होता है। जहाँ पे मान लीजिए रोज के
200-500 जने आते हैं, वहाँ पे 1 लिफ्ट इनफ नहीं होगा, वहाँ पे आपको नंबर ऑफ लिफ्ट लगाना रहता है। तो गैप लिफ्ट के काफ़ी सारे डिटेल एस्पेक्ट्स हैं, वो एस्पेक्ट्स आपको इलेक्ट्रिफिकेशन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के वीडियो में मिल जाएँगे। तो कितने फ्लोर है, कहाँ पे कितना यूसेज है, कितनी कैपेसिटी आप बनाओगे, तो ये 40-60% डाइवर्सिटी फैक्टर, इसका मतलब आप समझिए कि आपके 100% 1 लिफ्ट है तो 100% डाइवर्सिटी फैक्टर हो गया। अगर 2 है, 2 से ज़्यादा है तो डाइवर्सिटी फैक्टर 100 से बिलो हो जाएगा। इसी वजह से एक लिफ्ट पे लोड नहीं आएगा ज़्यादा। तो 15 एचपी की जनरली हो तो उसके अकॉर्डिंगली किलोवाट आपको लोड डिमांड इंक्रीज करना रहेगा। तो लोड डिमांड आपको पता चल गया, जितना भी लोड आपको बढ़ाना है वो लोड के अकॉर्डिंगली आपको फॉर्म भरना है और आपका लोड एनर्जी डिमांड इंक्रीज करने का फॉर्मेट इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आपको पावर सप्लाई कंपनी में सबमिट करवाना है। फिर वापस उसका इंस्पेक्शन होगा और आपका लोड बढ़ेगा। अगर जरूरत पड़ी तो आपके मेन केबल की साइज भी बढ़ानी दी जाएगी, क्योंकि अगर आपका एग्जिस्टिंग केबल लोअर करंट रेटिंग का है और आपने डिमांड दिया वो हायर करंट रेटिंग पे जा रही है और उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो वो पूरा केबल चेंज करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली जितने भी एडिशनल चार्जेस है वहां पे आएंगे। तो ये एडिशन ऑफ लोड हुआ दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स एंड बस बार। डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स दोस्तों हम लोग जनरली यूज करते हैं, उसको मैं यहाँ पे काफी इलाबोरेट नहीं कर रहा हूँ। बस बार चैम्बर देख रहे थे हम लोग यहाँ पे। तो बस बार चैम्बर आपने इस प्रकार देखी होगी, वहाँ पे आपके ये बस बार लगे होते हैं RYB, और ब्लैक कलर का ये आपका न्यूट्रल है, तो वहाँ पे रिवेट दी होती है। तो ये चैम्बर है जहाँ जो एंक्लोजर है, तो ये चैम्बर में हम लोग कॉपर की प्लेट्स रखते हैं, एल्यूमिनियम या कॉपर, लेकिन हम लोग कॉपर ही रखेंगे। और वहाँ पे स्लीव लगाते हैं ऊपर, इसके ऊपर नट बोल्ट के लिए रिवेट करते हैं। आपका इनकमिंग सप्लाई होता है तो आपका आउटगोइंग वहाँ पे सेकंड साइड पे, अदर साइड पे यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। दोस्तों इसका फायदा ये है कि अगर बस बार चैम्बर है तो आपका कनेक्शन मल्टीपल कनेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आता। यहाँ पे आप रिवेट से नट बोल्ट से लग से फिट अच्छा कर सकते हो, तो हीटिंग ज्यादा नहीं होगा और आपके इलेक्ट्रिफिकेशन में हीटिंग नहीं होगा, तो आपके केबल्स वगैरह की लाइफ अच्छी रहेगी और आपका कनेक्शन सप्लाई है वो कंटिन्यूस रहेगा। तो इस प्रकार बस बार चेंबर होती है। कुछ उसके बेसिक पॉइंट है वो देख लेते हैं। बस बार चेंबर बेसिकली पूरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हार्ट कह सकते हो, वहां से पूरा आगे जाता है। आप किसी भी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में देख लीजिए, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन बस बार चेंबर से शुरू होगा। तो बस बार चेंबर से क्या होता है, वहां पे एल्यूमिनियम कॉपर बार होता है। हम लोग कॉपर बार ही यूज करना चाहिए हमको। और 3 फेज 4 वायर के लिए 4 बार चाहिए। तो वहां पे स्ट्रिप होती है तो बेसिकली कंडक्टिंग होती है। हमारे बस बार है वो कॉपर है, तो कंडक्टिंग है, तो उसको अगर बेस पे आप फिट करोगे तो वहाँ पे पीछे बैकेलाइट की शीट लगती है, जिससे आपको पूरी पैनल पे बस बार अगर आपका कपबोर्ड टाइप का स्ट्रक्चर है तो उसके ऊपर आपको करंट नहीं लगाएगा। बेकेलाइट और इंसुलेटर पोर्सिलेन के इंसुलेटर से के बेस पे आप बस बार को माउंट करते हैं। और जितने बस बार की रेटिंग ज्यादा, इतना बस बार चेंबर की साइज ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे आपको हीट एब्जॉर्ब करना है। तो आपका हीटिंग ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस वजह से वहां पे एयर एरिया आपको ज्यादा मिले, इस वजह से बस बार चेंबर की साइज ज्यादा रखनी पड़ती है अगर बस बार का रेटिंग ज्यादा है तो कुछ चीजें छोटी छोटी वो देख लेते हैं। लेंथ ऑफ बस बार चेंबर शुड बी मिनिमम 10 सेंटीमीटर मोर देन द बस बार। बस बार चेंबर की कम से कम साइज है वो बस बार से 10 सेंटीमीटर दोनों साइड से कम ज्यादा होनी चाहिए। टू कनेक्शंस के बीच में करंट रेटिंग के अकॉर्डिंगली डिस्टेंस रखते हैं। अगर 200 एम्पियर है तो 5 एम्पियर, 400 एम्पियर है तो 10 एम्पियर, ज्यादा रखें इतना बेटर रहता है, तो हीटिंग का चांसेस कम हो जाता है। और मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इस सपोर्ट, अगर सपोर्ट है, सपोर्ट हम बैकलाइट वगैरह सीट लगाते हैं, वहाँ पे 3 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस रखना चाहिए, जितना गैप रखना चाहिए। और हम लोग जो लग्स थ्रू नट बोल्ट से हम लोग हमारे बस बार फिट करते हैं। तो बस बार चेंबर दोस्तों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और इसी प्रकार जो पैनल्स बनती है, कंट्रोल पैनल, आप कंट्रोल पैनल भी काफी सारी नेट पे अवेलेबल है। आप किसी वर्कशॉप पे चले जाइए जो कंट्रोल पैनल सप्लाई करते हैं, आपको काफी सारी वेराइटीज मिल जाएगी, काफी सारे नए कनेक्टर्स आते हैं, तो वो आपका काम आसान बनाते हैं। आप वहाँ भी फिजिकली आप लोग विजिट कीजिए। एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है दोस्तों, डीजी सेट, डीजल जनरेटर। तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आएगी, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन में डीजल जनरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका लोड अगर पावर सप्लाई कंपनी कट हो गया तो जो एसेंशियल लोड है या फिर क्रिटिकल लोड है तो उसको सप्लाई ऑन रखना है। जैसे कि हॉस्पिटल है, आईसीयू, वहां पे ऑन रहना चाहिए। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है तो वहां पे एक साथ में 2000 लोग अगर वहां पे मॉल में है तो इमरजेंसी सप्लाई ऑन होना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा और वहां पे लोगों को
भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो इसी वजह से हम लोग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं या फिर हॉस्पिटल्स वगैरह है जो क्रिटिकल लोड है, वहाँ पे हमारे डीजल जनरेटर की व्यवस्था हमको करनी होती है। तो ये एसेंशियल है। तो अगर मेन सप्लाई कट ऑफ होता है तो ये आपका जो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, भीड़ को काफ़ी डिफ़िकल्ट ना लगे, इस वजह से हम लोग ये रखते हैं। तो डीजीसेट में क्या होता है, ऑटोमेटिक स्टार्टर होता है, ऑटोमेटिक चेंजिंग आपका पैनल होता है, ऑटोमेटिक पैनल पूरा होता है। जैसे पावर सप्लाई कट ऑफ होता है, फ्यू सेकंड में आपका डीजल जनरेटर पे वो चेंज हो जाएगा। चेंज ओवर स्विच आती है जो ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों प्रकार की हो सकती है। और 2 आवर फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी मिनिमम आपको रखना चाहिए। तो ये जो दोस्तों डीजल जनरेटर है उसकी इंस्टॉलेशन की गाइडलाइन आईएस 3034 है। कभी वक्त मिले तो ये नेट पे देखिएगा, नेट पे अवेलेबल है। तो वहाँ सारी सेफ्टी, और क्योंकि ऑयल आता है तो फायर सेफ्टी, ऑयल और गैस आता है, फायर सेफ्टी जरूरी है। तो डीजल जनरेटर एसेंशियल है। अभी मैं यहाँ पे एक जनरल कुछ टॉपिक देता हूँ, जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। एवरी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एज पर आई रूल्स। वो हमको पता है, ये आई रूल्स और प्रिवेलिंग रूल्स दो अलग है। अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वहाँ पे नेशनल बिल्डिंग कोड एनबीसी वो आता है, ओएनजीसी उसका खुद का रूल है, इंडियन रेलवे उसका खुद का रूल है। तो सारी जो प्रिवेलिंग नॉर्म्स है प्लस आई रूल्स है, दोनों को हमको फॉलो करना है। और आई एस 732 1983 मेन रूल है जहाँ पे मटेरियल्स के फिटिंग के, अप्लायंसेस के सारे रूल्स हमको मिल जाते हैं। अपडेट उसका 2009 में हुआ है लास्ट में। और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन अगर अच्छी है उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, अच्छी टीम चाहिए। जो आपका इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन है, सपोर्टिंग हेल्पर्स है, सुपरवाइजर्स है, कॉन्ट्रैक्टर है, डिजाइन है, जो सारे नियमों से जानकार हो। अगर आपके टीम है जो नियमों को जानती है तो कम से कम चांसेस एक्सीडेंट के रहते हैं। और एक्सीडेंट के कम चांस रहने की वजह से आपका जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो सेफ रहता है। और लोगों की, आम आदमी की और आपके इलेक्ट्रिफिकेशन की सेफ्टी रहती है। तो दोस्तों ये यहाँ पे मेरा कंसेप्ट था कि आपको बता सकूं किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होती है और क्या चीजें किस तरह से ध्यान रखा जाता है। तो आई होप आपको पता चला होगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।